गुड मॉर्निंग बच्चों। बोर्ड परीक्षा के एवं जो हमारी लोकल परीक्षाएं होती हैं उसके अर्थशास्त्र के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज मैं कर रही हूँ उसका आज ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम आंकड़ों का संग्रह इस पाठ के जो महत्वपूर्ण 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्नों को समझेंगे। ये सब वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है जो रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं या जिनको कुछ जो विषय के कुछ प्रश्न हैं वे समझ में नहीं आए हैं। ठीक है, तो आप इन वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और जो भी परेशानी होगी, जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता उसको आप क्लास में या फिर कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछिएगा, है ना। मैं सभी के उत्तर देने का प्रयास करूँगी। तो आज आंकड़ों का संग्रह इस जो चैप्टर है उसका फर्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। पहला है आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा उत्तर होगा आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक आंकड़े और दूसरा है द्वितीयक आंकड़े। कौन से आंकड़े? प्राथमिक आंकड़े एवं द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रश्न जो बनता है, प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं। प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं, तो प्राथमिक आंकड़ों से तात्पर्य ऐसे आंकड़े हैं जिसे अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार, चाहे वो घर घर जाकर संपर्क करके या प्रश्नावली भरवाकर या अनुसूची भरवाकर स्वयं जाकर उन प्रश्नों के उत्तर को भरता है, उन प्रश्नों के उत्तर को संग्रहित करता है, तो ऐसे प्रथम बार में एकत्रित आंकड़े को क्या कहा जाता है? प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा प्रश्न बनता है द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं। द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं, तो द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता ने प्रथम बार में एकत्र करके रख लिया है, परंतु उन आंकड़ों का, उन जानकारियों का प्रयोग कोई दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति अपने अनुसंधान कार्य के लिए करता है, उसे द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। जैसे कि जनगणना के आंकड़े अगर हम प्रथम बार में एकत्रित करते हैं तो वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, लेकिन जनगणना के आंकड़ों को समाचार पत्रों में प्रकाशित होना, कंप्यूटर में लोड हो जाना और इस पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होना, मैगजीन में प्रकाशित होना, कैलेंडर्स में प्रकाशित होना, ये सब आंकड़े क्या बन जाते हैं? द्वितीयक आंकड़े बन जाते हैं, जिन आंकड़ों का प्रयोग जो अनुसंधान करता है वे अपने विविध कार्यों के लिए, योजनाओं के लिए प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा प्रश्न आता है, अन्वेषणकर्ता कौन होता है। अन्वेषणकर्ता कौन होता है, तो जो अर्थशास्त्री के लिए या विभिन्न कार्यों के लिए, योजनाओं के लिए जो व्यक्ति आंकड़ों का संग्रहण करता है और योजनाओं अनुसंधान की योजनाएं बनाता है और अनुसंधान की को संचालित करता है, उसे क्या कहा जाता है? अन्वेषणकर्ता कहलाता है। अन्वेषणकर्ता मतलब खोजकर्ता या आंकड़ों को एकत्रित करने वाला क्या कहलाता है? अन्वेषणकर्ता कहलाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न बन के आता है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान किसे कहते हैं, ये भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तक में आराम से ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान से तात्पर्य जब हम किसी आंकड़े या डाटा का संग्रहण करने के लिए किसी व्यक्ति के घर जाकर प्रत्यक्ष रूप से उससे मिलकर उससे अपने प्रश्नों को प्रश्नावली के माध्यम से या अनुसूची के माध्यम से उन प्रश्नों की जानकारी को एकत्र करते हैं, जिसमें प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों फिजिकल रूप से, पारस्परिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान से क्या आशय है। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान
से अनुसंधान, ये द्वितीयक आंकड़े संग्रहण का तरीका है। इसके अंतर्गत हम प्रत्यक्ष रूप से जो उत्तरदाता है और प्रश्न करता है या अन्वेषण करता है, उत्तरदाता है, दोनों एक दूसरे से आमने सामने संपर्क नहीं होता, वो बिना एक दूसरे से प्रत्यक्ष संपर्क के विभिन्न सारी जानकारियों को एकत्र करता है, उसे क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहा जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर कौन देता है? प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर कौन देता है? तो अनुसंधान करता है या प्रश्न करता है, वो प्रश्न बनाता है, और जिन लोगों से हमें उत्तर प्राप्त करना है वो उत्तरदाता उत्तरों को देता है। तो जैसे कि इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जनगणना से संबंधित प्रश्नावली। जनगणना से संबंधित प्रश्नावली, जब जनगणना भरते हैं तो हम बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं कि एक परिवार में कितने सदस्य हैं, सदस्यों के नाम क्या क्या है, सदस्यों में कितने महिला है, कितने पुरुष है, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने शिक्षित है, कितने अशिक्षित है, इनकी आयु कितने हैं, कितने रोजगार है, कौन बेरोजगार है ना। तो उसके बाद किसके पास कितनी शिक्षा है, मतलब कौन कितना शिक्षित है, कौन अशिक्षित है। तो ऐसे बहुत सारी जानकारी हमको प्राप्त करना रहता है। तो इन सब जानकारी को कौन हमको देता है? उत्तरदाता, है ना। प्रश्न अनुसंधान करता प्रश्न पूछता है और जो उत्तरदाता है इन प्रश्नों के उत्तर को देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न आता है कि हमें सांख्यिकी आंकड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सांख्यिकी आंकड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो सांख्यिकी आंकड़ों की आवश्यकता, जैसे मैंने पहले ही बताई थी, सांख्यिकी आंकड़े हमको बहुत सारी सूचनाओं प्रदान करती है। इसके माध्यम से बहुत सारी योजनाएं, जैसे सरकार को बहुत सारी योजनाएं बनानी है, तो इन सब योजनाओं को बनाने के पूर्व सरकार को बहुत सारे डाटास की जरूरत पड़ती है। इसी कारण ये सब जो आंकड़े हैं संग्रहित किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जनगणना के आंकड़े, जनगणना के आंकड़ों के द्वारा सरकार को जनसंख्या कितनी है, कितने हमको स्कूल खोलने हैं, कितने रोड बनाने हैं, कितने अस्पताल बनाने हैं, इस कितने को साक्षर देना है, एक साक्षर बनाना है, निरक्षरों को आगे बढ़ाना है। उसके बाद किसके पास मकान है, कितने लोगों के पास मकान नहीं है, और किसके पास रोजगार है, कितने लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो ये सब जानकारी जब सरकार के पास होती है ना, तो वो सरकारी योजनाएं बनाने में काम आता है। उसके बाद बहुत सारे उद्योग धंधे व्यापार है, इन सब लोगों को भी इन सब सूचनाओं की जानकारी होना बहुत ज़रूरी रहता है। ये सब जो आंकड़े हैं उसका प्रयोग बहुत सारे योजनाओं को बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चे, इसी के साथ हम लोग आज की जो वीडियो है उसमें इतने ही प्रश्नों को देखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर बच्चे उनको वाव लगने लग जाता है। तो आप इतने ही प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करिए। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और समझाऊंगी, और आप लोग इन वीडियो को देखिए, शेयर करिए, नोट्स बनाइए। बाय बाय।